हम लोग अगर डेटा की बात करते हैं, थोड़ा सा स्टैट्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आज सेंट्रल टेंडेंसी की फुल रिवीजन हम लोग करेंगे। हम लोग जब डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही डेटा है। स्टैट्स में स्टैट्स में क्या, अगर हम किसी भी जगह पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, डेटा ही है। अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, किसी भी जगह पे विदाउट डेटा तो कोई काम ही नहीं होता। दैट्स द रीजन जब हम अकाउंट्स भी पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में आपको एक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आता है, पढ़ा होगा सबने। एवरीथिंग कन्वर्ट्स इनटू अ मनी फॉर्म, मॉनेटरी टर्म्स, राइट। क्या है, ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें, एक वैल्यू, एक डिजिट। हमारे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल सी कंडीशन में आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे मैं गया है, पहले स्टूडेंट से मैंने बात करी और दूसरे स्टूडेंट से बात करी। पहला स्टूडेंट कह रहा मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, और दूसरा स्टूडेंट कह रहा मेरा पेपर सर अच्छा नहीं गया। क्या हम इससे कुछ जज कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि ये हो सकता है जो पहला स्टूडेंट कह रहा है कि पेपर अच्छा गया, उसकी आगे स्टेटमेंट थी सर पेपर बहुत अच्छा गया, मैं तो 60 स्कोर कर दूंगा। और दूसरा सेकंड स्टूडेंट कह रहा है सर पेपर अच्छा नहीं गया, 85 90 ही आ पाएंगे। बिकॉज किसी का अच्छा और किसी का बुरा डिपेंड करता है उस पर्सन के खुद की प्रैक्टिस पे, क्या उसने किया है उन सब चीजों पे, राइट। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसीलिए हम यहाँ पे अच्छा बुरा ये सब चीजें स्टेटमेंट वाइज फॉर्म, टेक्सुअल फॉर्म हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? हम उसे कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, हम उसे कन्वर्ट करते हैं डेटा फॉर्म में। डेटा फॉर्म जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें जो सीरीज मिलती है वो सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हम एक्स कहते हैं। जब भी मैं कोई डेटा कलेक्ट करने जाऊंगा तो हमेशा क्या मिलेगा, एक इंडिविजुअल सीरीज का बंच मिलेगा मुझे। लेट्स सपोज मैं आप ही की क्लास में आया और मैंने पूछा आप लोगों के, लेट्स सपोज वी हैव 10 स्टूडेंट्स राइट नाउ, और मैंने उनसे पूछा कि आपके 12th में अकाउंट्स में कितने मार्क्स थे। आपने मुझे एक लिस्ट दे दी, 85, 78, 82, 94, 91, 90। ये मुझे एक सीरीज मिल गई। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेटा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। जब भी मुझे कोई डेटा मिलेगा तो वो किस फॉर्म में मिलेगा? इंडिविजुअल फॉर्म में मिलेगा, राइट। 10 बच्चे थे, बहुत आराम से मैंने इनको जज कर लिया, इनकी एवरेज वगैरह सब चीजें जो भी मुझे चाहिए था मैंने निकाल लिया। बट अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25-30 होते, तो क्या ये सीरीज हमारे लिए कुछ उस टाइम पे किसी यूजफुल होती? आंसर इज नो। उससे सीरीज से रिजल्ट निकालना कॉम्प्लिकेटेड होता, इसीलिए हम जब इस सीरीज को कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद हम इसे बनाते हैं डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म। ये कौन सी थी सीरीज बच्चा? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज। बोला करो, क्योंकि बोलने से दिमाग में चीजें सेटल होती है। मैं तो कहता हूं जब आप घर पे जाके पढ़ते हो तो ट्राई किया करो, तब भी बोल बोल के पढ़ा करो। नाउ डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास एक्स एंड एफ आ जाता है। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मार्क्स। किसी के 10 नंबर है, 12 नंबर है, 15 नंबर है, 20 नंबर है, 25 मार्क्स है। 10 नंबर आए हुए हैं 5 बच्चों के, 6, 11 स्टूडेंट्स के हैं। उसके बाद 6 स्टूडेंट्स के और ये 2 स्टूडेंट्स। 25 मार्क्स का टेस्ट हुआ। ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज क्या आपको इंडिविजुअल फॉर्म में दिख रही है? दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही तो समझ लो कि आप लोगों को ये दिया क्या हुआ है। ये मुझे दिया हुआ है 10 दिया होगा 5 टाइम्स। 12 कितनी टाइम्स लिखा होगा? 6 टाइम्स। 15 11 टाइम्स। 20 6 टाइम्स। 25 2 टाइम्स। इसीलिए सिग्मा एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स को। टोटल नंबर हो गए ना, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 11 बच्चे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स। लेट्स सपोज मैंने 25 मार्क्स का ही पेपर लिया था। 25 स्टूडेंट्स थे या 30 स्टूडेंट्स थे। किसी के नंबर आए हैं 6 7 5 8 10 11 12, और सबके सामने 1 1 लिखने का तो कोई सेंस बनता नहीं। तो अच्छा तो मैं उसे इंडिविजुअल में ही छोड़ देता। मैंने उसको फिर किस में कन्वर्ट किया? कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या कहेगी? 0 to 5 कितने मार्क्स हैं? 5 to 10 एंड 20 to 20। 0 से 5 कितने मार्क्स हैं? ये डेटा हमें गिवन है। 40 स्टूडेंट्स थे, 0 से 25 किसके कितने मार्क्स आए हैं ये हमें वहां पे उन्होंने बता दिया।
क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे एक पर्सन मिला, मैंने उससे पूछा यार कि तुम्हारी इनकम कितनी है। फ्रेंड्स मिले, मैंने वैसे ही पूछा यार कितना कमा लेता मंथली, उसने मुझे बता रहा था कि मैं ये काम करता हूँ, तो मैंने उससे रेंडमली पूछा कि यार कितनी अर्निंग है तेरी। वो कहता है यार 1-2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। 1 लाख या 2 लाख? मैंने एक बच्चे से पूछा कितने मार्क्स आए, कह रहा सर 70-80% आ गए। 70 और 80। तो हम उस केस में उसको क्या मानते हैं, हम उसकी मिड वैल्यू को क्या मानते हैं, उसके मार्क्स मान लेते हैं, या इनकम है तो इनकम मान लेते हैं। तो मिड वैल्यू उसको क्या रिप्रेजेंट कर देती है, उसकी इंडिविजुअल फॉर्म को रिप्रेजेंट, यानी हम उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज। और राइट, तो ये डेटा है। डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज, तीनों सीरीज मिलती हैं। अब डेटा में हमारे पास हम सबसे पहली चीज क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एवरेज। अगर मैं एवरेज की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट, एवरेज हमारे पास टोटल मिला के दो टाइप्स की होती है। पहली मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरा पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास दो टाइप की तीन चीजें होती हैं, और पोजिशनल एवरेज में दो। टोटल मिला के कितनी टेंडेंसीज होती हैं, 5। मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन, मॉड तो आपने पढ़ा भी हुआ है। अब हमारे पास दो नई चीजें, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है, बट हम लोग करेंगे सारी दोबारा से। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब है जिन कैलकुलेशन मैथ्स के बेस पे होती, एंड पोजिशनल एवरेज का मतलब है जिनकी कैलकुलेशन उनके पोजीशन बेस पे या रिपीटेशन बेस पे होती है, उनका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। राइट, हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो इन सेंट्रल टेंडेंसी में टर्म आती है वो आती है मीन। मीन, मीन में आप लोग मीन कभी यूज किया? 12th में कितने मार्क्स थे बच्चा ओवरऑल? 63%। मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा था और इसका जो आंसर है सही है। मैंने क्या पूछा था, मैंने मार्क्स पूछे थे, इसने क्या बताया? क्यों? बिकॉज परसेंटेज इज कंपेरेटिव। अगर ये मुझे बोल देता कि सर मेरे 350 मार्क्स आए हैं, अब वो 500 में से भी हो सकते थे और 600 में से भी तो हो सकते थे, क्या पता एडिशनल सब्जेक्ट तो इसके पास। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे 420 मार्क्स हैं, दूसरा कह रहा है सर मेरे तो 440 हैं, विच वन इज बेटर? कांट से। क्या पता उसके 420 आउट ऑफ 500 और 440 आउट ऑफ 600 हो, पॉसिबल है ना। तो इसीलिए किस में आंसर करते हैं हम, परसेंटेज में। कट ऑफ निकलती है किस में निकलती है, परसेंटेज में। वो इसी सब चीजों की वजह से निकलती है, बिकॉज परसेंटेज कंपेरेटिव है। वो क्या निकाला आपने, एवरेज ही तो निकाला आपने। अपने सारे मार्क्स को डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 5 या 6, जो भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे। अगर हमें मीन के लिए x दिया हुआ है और x की वैल्यू है 6, 8, 10, 12, 15, 17, और मुझे कहा गया मीन निकालो, ये सिंबल किसका है, मीन का, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सिग्मा ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर क्योंकि अब आप लोगों को अलाउड है तो हम इसे कैलकुलेशन करते हैं। 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 17, आंसर आ रहा है 68। यही आ रहा है सबका। 68 डिवाइडेड बाय 6, इट्स 11.233 समथिंग। ये मेरे लिए क्या आ गया, राइट। हमने किया क्या, सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने उसे कैलकुलेट किया। अब यही चीज अगर हमें डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन होगी तो क्या करेंगे। हमें एक्स गिवन है, ये हमें गिवन है, राइट। आपको एक इंडिविजुअल फॉर्म, डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है, इंडिविजुअल फॉर्म भी दिख रही है इसकी। इंडिविजुअल फॉर्म अभी बताई थी ना कैसे बनी होगी, क्या दिया होगा, 6 दिया होगा, कितनी बार, 8 टाइम्स। इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स।
यानी मुझे 6 को 8 बार ऐड करना पड़ेगा। अब 6 को 8 टाइम्स ऐड करूं या 6 इंटू 8 करूं, बात तो एक ही है। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या हो जाता है, मीन का फॉर्मूला इट्स सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स से क्या निकल रहा है, टोटल, और सिग्मा एफ से क्या निकल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 6 बच्चों के 8 नंबर आए हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 48 ही तो हुए। अब मैं उसे मल्टीप्लाई करके निकालूं या ऐड करके निकालूं, बात तो एक ही है, राइट। सो इसीलिए हमें यहाँ पे एफ एक्स निकालना होता है, एंड फॉर कैलकुलेटिंग एफ एक्स यू हैव टू यूज द मेमोरी बटन्स। यहाँ पे हमारे पास 3 मेमोरी बटन्स है यहाँ पे, जिसमें एक पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, एम प्लस, एम माइनस, एन एम आर, एन एम सी। देखो हम लोगों के साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि जो कैलकुलेटर है ना ये बोर्ड मास यूज नहीं करता। लेट्स सपोज मुझे दिया हुआ है 2 × 6 + 5 × ये मुझे गिवन है। अगर मैं कैलकुलेटर पे नॉर्मल कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, 2 × 6 + 5 × 2, आंसर आ रहा है मेरा 34। कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली क्या 34 आंसर है, आंसर इज नॉट 34, इट्स 12 + 10, आंसर इज 22। क्योंकि बोर्ड मास यूज नहीं करता, तो हमें इसको क्या करना था, बोर्ड मास के थ्रू यूज कराने के लिए हमें मेमोरीज यूज करनी पड़ेंगी। पहला क्या किया मैंने, 2 × 6 एम प्लस, क्योंकि प्लस होना है वो, एंड 5 × 2 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल करी, आंसर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, राइट। सो हमारे पास कैलकुलेटर बोर्ड मास यूज नहीं करता, इसीलिए हमें मेमोरीज यूज करनी पड़ती हैं। और इस क्वेश्चन में भी जो हमने ऊपर दिया है, हम फ्रीक्वेंसी के एफेक्ट्स को, क्योंकि यू नो दैट कि हमें जो कैलकुलेटर पेपर जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो हमें कुछ लिख के नहीं दिखाना। मैं अभी वैसे साथ साथ लिखता जाऊंगा, बट यू कैन यूज मेमोरी डायरेक्टली। कैसे, 6 × 8 एम प्लस कितना आ रहा है, 48। मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 8 × 10 एम प्लस 80, 10 × 13 एम प्लस, 12 × 11 एम प्लस, एंड 15 × 8 एम प्लस 120। अब मुझे इसका टोटल करना है, मैं मेमोरी रिकॉल करूंगा तो मेरा टोटल ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज 510, राइट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50, 50 आ रही है वैल्यूज। सो मीन मेरे लिए क्या हो गया, 510 डिवाइडेड बाय 50, इट्स 10 पॉइंट समथिंग, 10.2। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। देखो जब हम मीन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास थर्ड सीरीज आती है, एंड द थर्ड सीरीज इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। 30 to 30, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 13, 17, 12, ये हमें गिवन है। अभी हमने डिस्कस किया था, कोई मुझे कहता है मेरे 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं, तो हम उसके मार्क्स क्या मानते हैं, 5। तो यहाँ पे क्या निकालना है, मिड वैल्यू। अगले के लिए 15, 25, 35, 45। अब ये सीरीज किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ये सीरीज कन्वर्ट हो चुकी है वापस डिस्क्रीट में। इसमें एफ फ्रीक्वेंसी है, और जो मिड वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्स को, यानी मार्क्स, राइट। और अगर अब हम इसमें सॉल्व करें वैल्यूज को, तो हमारे लिए सेम प्रोसेस हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो कैलकुलेटर हमारा काम करने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेमोरीज के थ्रू इन्हें ऐड करने वाले हैं। आप लोग भी साथ साथ निकालो। फर्स्ट वैल्यू इज 5 × 13 एम प्लस, 15 × 17 एम प्लस, 25 × 21 एम प्लस, 35 × 12 एम प्लस, 45 × 7 एम प्लस। मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 1580, यही आ रहा है सबका, एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा फ्रीक्वेंसी 10, 20, 50, 60, 70 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 70, टोटल वैल्यू इज 22.57। क्लियर है, कोई डाउट इसमें।
भी कर सकते। जैसे मैंने इसका टोटल करा, एक सेकेंड, हमारी मेमोरी में सेव था 1580, ठीक है, ये मेमोरी में सेव है 1580, और हमने इसका टोटल किया, क्योंकि एफ टोटल हमें डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, मुझे कैलकुलेटर यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, 13 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 7, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 70। मुझे बार बार ना लिखना पड़े, मुझे 70 डिवाइड करना है। आप देखो 150 डिवाइडेड बाय 70 करना है, 150 सॉरी 1580 कहाँ पड़ा है, मेमोरी में सेव है, 70 हम लिख चुके हैं। 1 अपॉन किसी भी चीज को अगर आपको निकालना है तो उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड इक्वल। डिवाइड इक्वल करने से वो क्या बन जाती है, 1 अपॉन में। अब इसे इंटू किससे कराना है, जो मेमोरी में वैल्यू सेव थी, इनटू मेमोरी, आंसर इज 22.57। डायरेक्टली आंसर आपका वही आ जाएगा जो अभी हम लोग निकाल रहे थे, राइट। तो बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए आप डिवाइड इक्वल यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो वैल्यू मेमोरी में रख के डिवाइड इक्वल डायरेक्टली उसको ना करके अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो दोनों तरीकों से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें आता है, उसको कराने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कराना चाहता हूं। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, एक्स हमें दिया हुआ है, लेट्स सपोज 10 15 एंड 20। क्या चीज कराऊंगा, सब कराऊंगा, अभी तो मैं कुछ और समझा। 10 15 20 एवरेज कितनी है इसकी, 15, 15 एवरेज आ रही है ना। टोटल इज 45 डिवाइडेड बाय 3, 15। मैंने क्या किया, यहां से सब में से 5 माइनस करा दिया, क्या हो जाएगा, 5 10 15। अब एवरेज कितनी आ रही है, क्या हो गया, 5 से माइनस हो गई ना। दिस इज व्हाट वी कॉल चेंजिंग इन ओरिजिन। हमारे पास दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है चेंजिंग इन ओरिजिन और एक होता है चेंजिंग इन स्केल। यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चेंजिंग इन ओरिजिन। आप कोई भी चीज प्लस या माइनस कराते हो तो वो क्या होती है, ओरिजिन में चेंज को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो चेंजिंग इन ओरिजिन से हमारा क्या फर्क पड़ा, हमारा जो मीन था वो भी उतने से कम हो गया। इसीलिए अगर आप कहीं भी ऊपर से कोई डेटा को माइनस कराते हो तो नीचे उसे वापस आपको प्लस कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कराता 5 से इसी सीरीज को, तो क्या बन जाएगा, 2 3 4। न्यू मीनस क्या हो गया, वो 5 से डिवाइड हो गया। इसे कहते हैं चेंजिंग इन स्केल। प्लस माइनस करने को क्या कहते हैं, चेंजिंग इन, चेंज इन ओरिजिन। और मल्टीप्लाई डिवाइड करने को क्या कहते हैं, चेंज इन, मीन पे ही नहीं, सारी सेंट्रल टेंडेंसी पे। कितनी वैल्यूज होती है सेंट्रल टेंडेंसी में, कितनी वैल्यूज होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, 5। कौन कौन, मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। कितनी वैल्यूज होती हैं, 5। कौन कौन सी, मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये जो रेश कंडीशन है ये सब पे अप्लाई होती है। अगर आप कुछ प्लस कराओगे या माइनस कराओगे तो उतने से ही सारी सेंट्रल टेंडेंसी चेंज होंगी, मल्टीप्लाई कराओगे या डिवाइड कराओगे उतने से ही सारी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यूज चेंज होंगी, राइट। तो ये सिर्फ मीन के लिए नहीं है, ये मीडियन के लिए भी है, मॉड के लिए भी है, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक दोनों मीन, राइट। अब जैसे कि लेट्स सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया, अब इसका यूज कैसे करना है वो भी तो समझे। क्वेश्चन में मुझे वैल्यू दे रखी है 162 163 164 165 167, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये एक्स दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 12 15 10 एंड 5। यार देखो कैलकुलेटर तो हमें ही करनी है, यूज तो हमें ही करना है, तो इसको इजी किया जा सकता है वहां पे। कैसे, मैं किसी भी वैल्यू को प्लस माइनस करा सकता हूँ, बाद में इंपैक्ट होगा चेंज कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आप डायरेक्ट आंसर निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किसी एक वैल्यू को जीरो कर दिया। मतलब
स्मॉल एक्स निकाला, स्मॉल एक्स मतलब कैपिटल एक्स माइनस 164। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी बच्चा? अगली अगली 1n। कोई दिक्कत यहां तक किसी? अब मेरे लिए कैपिटल एक्स मैटर ही नहीं करता, मेरे लिए क्या मैटर करता है? स्मॉल एक्स। अब स्मॉल एक्स के थ्रू मुझे सारी की सारा जो मीन मुझे निकालना था वो निकालूंगा, और इसके लिए भी मेरे को मेमोरीज यूज करनी पड़ रही है। और आप देखो 2 ना नेगेटिव का है, तो इसे किसने मेमोरी में डालना पड़ेगा? नेगेटिव मेमोरी में। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2 × 8 m-, 1 × 12 m-, जीरो वाला तो जीरो ही हो गया, 10m+, 3 × 5m+, मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है -3। सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होता है। लेकिन अब हमने क्या किया है, कुछ माइनस कराया तो प्लस भी तो कराना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी होगी? 164 -3, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल आ रहा है वो -3 आ रहा है। और इसका टोटल कितना है बेटा? 10, 20, 30, 40, 50। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? तो आंसर विल बी 3/50। जो भी आ रहा है वो नेगेटिव सिंबल के साथ है, प्लस 164। सो मीन कितना हो गया? 163 पॉइंट। क्लियर? कोई डाउट? आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन या कुछ कंडीशंस हमें दी जाती हैं, हम उसके थ्रू निकालना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि चेंजिंग इन ओरिजिन एंड चेंजिंग इन स्केल दोनों का सेंट्रल टेंडेंसी पे इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? दोनों का पड़ता है। अगर आप वैल्यू प्लस माइनस करा रहे हो तो मीन प्लस माइनस होगा, अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हो तो उससे मीन मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, राइट? मीन क्या है? सारी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यूज। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है मीडियन। मीडियन एज वी नो इज रिप्रेजेंट द मिडल वैल्यू। तो किसी भी वैल्यू की मिडल वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? यू हैव टू अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना है? सीरीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कराएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा, एक कॉन्टिन्यूस का करा दूंगा अभी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मीडियन। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद है 12, 12 के बाद है 13, 13 के बाद है 15, 3 3 8 3। राइट? कोई डाउट? टीचर्स आपको दो फॉर्मूलाज कराते हैं मीडियन के लिए, बट यू कैन यूज ओनली सिंगल फॉर्मूला एंड दैट इज n+1/5 टर्म। n कितना है? 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 9/2, दैट इज 4.5 टर्म। अब 4.5 टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ 7.5 आ रहा होता तो सेवेंथ टर्म प्लस एट्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। सेवेंथ फोर्थ टर्म कितनी है यहाँ पे? फिफ्थ टर्म है 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया? 9.5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी? क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नाउ इसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रीट सीरीज। क्या आपको ये डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है? क्या आपको ये इंडिविजुअल बेस पे दिख रही है? अगर मैं इंडिविजुअल बेस पे देख रहा हूं तो पहले 7 एलिमेंट क्या लिखे होंगे? 6। उसके बाद 14 एलिमेंट्स क्या लिखे होंगे? 8। तो जब मैं इसे अरेंज करता हूं तो हम यहाँ पे निकालते हैं सी एफ। सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सी वैल्यू कब तक कहां तक जा रही है। पहले 7 नंबर कौन है? 6। 7 + 14 यानी 21 रैंक तक कौन होगा? 8। लाइन वाइज खड़ा कर रहा हूं ना सबको। 21 + 21, 42 रैंक तक कौन होगा? 10। 42 + 18, 60 + 10, तो कितना आ गया? 70 टोटल। कोई दिक्कत यहां तक किसी? फॉर्मूला हमारा सेम ही है,
n+1/2th टर्म, क्या हो गया ये? 35.5 पे कौन सा रैंक होगा? 10 ही तो खड़ा होगा। 1 से लेके 7 तक कौन होगा? 6 रैंक वाले खड़े होंगे। 8 से लेके 21 तक कौन खड़ा होगा? जिसके 8 नंबर है। लाइन वाइज खड़ा कर रहा हूं ना सबको। 22 से लेके 42 तक कौन खड़ा है? इसके 10 नंबर है। 43 से लेके 60 तक 12 नंबर वाले, और 61 से लेके 70 तक 15 नंबर वाले खड़े होंगे। यही मतलब है ना सीएफ का। अब मुझसे पूछा जा रहा है 35.5 रैंक पे कौन खड़ा है। 35th रैंक पे कौन खड़ा होगा? 10 वाला। 36 रैंक पे कौन खड़ा होगा? 10 वाला। तो उनकी एवरेज भी क्या आएगी? 10 ही तो आएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? मीडियन इज इक्वल्स टू जिस जगह पे बिलोंग करेगा उसके सामने वाला मीडियन वैल्यू को। क्लियर है? कोई डाउट? समझ आ गई कंडीशंस? फास्ट नोट करो। डन यहाँ तक? अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सीरीज आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज मीडियन के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज होती है क्योंकि उसमें उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। कंडीशन है 0 to 10, 10 to 20। ये मैं गिवन है। सबसे पहला काम क्या है? यू हैव टू अरेंज सीएफ। लगाना पड़ेगा ना रैंक वाइज। तो पहला क्या है? 6, 14, 26, 36 एंड 40। टोटल इज 40। देखो व्हेन वी टॉक अबाउट मीडियन, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 फॉर कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या होता है? n+1/2। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? n/2 ओनली। राइट? तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे? 40 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू इज 20th टर्म। अब ये 20th टर्म इसमें बिलोंग कर रही होगी। ये एक रेंज तो मिल गई कि 20 से 30 के बीच में नंबर आए हुए हैं मीडियन में। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्या होता है फॉर्मूला? याद है किसी को? L+n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। IIH एक ही बात। अब इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है हमें इसी इंटरवल में देखना है। लोएस्ट वैल्यू है 20। n/2 कितना आया? माइनस CF। CF प्रीवियस वाला होता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 12 इंटू क्लास गैप। क्लास गैप कितना है? 10। राइट? 20 माइनस 14 इज 6, 6 इंटू 10 इज 60, 60/12 5। तो आंसर कितना हो गया? 5। क्लियर? कोई डाउट? राइट? तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन फैमिली को कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लो ये फॉर्मूलाज वगैरह। डन यहाँ तक? देखो जैसे हम मीडियन की बात कर रहे हैं, मीडियन में और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। 3 और फैमिली मेंबर्स होते हैं इसके। पहला होता है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्वार्टर नेम से है, तो ये कितने पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा? 1/4। डिसाइल डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल मतलब 1/10। और परसेंटाइल 100 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 100। हम कर क्या रहे हैं? हम मीडियन में क्या कर रहे थे? किसी भी लाइन को 2 पार्ट में ब्रेक करके उसकी मिड वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे।
क्वार्टाइल में क्या कर रहे हैं हम, उस लाइन को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। ये हो गया Q2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q3, 0 और n, 0 n, ये हो गया मीडियन। यही कर रहे थे हम अभी तक। Q2 तो मीडियन ही नहीं होगा, इसीलिए हम क्वार्टाइल 2 कैलकुलेट नहीं करते। क्या कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ Q1 एंड Q3। Q1 को और क्या कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल, और Q3 को क्या कहते हैं, अपर क्वार्टाइल। और जो मिडिल क्वार्टाइल होता है वो क्या होता है, मीडियन ही होता है, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट कैलकुलेट नहीं करते। तीसरा आया हमारे पास डिसाइल, 0, D1, D2, D3 टिल D9, और लास्ट वाला पार्ट हुआ n। क्लियर, कोई डाउट? और लास्ट हुआ परसेंटेज, 0 से शुरू होगा, P99, P1, P2 टिल P99। सारी वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कंडीशंस फॉर्मूलाज सेम रहते हैं जैसे मीडियन के रहते हैं। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को इसका भी करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक क्या मतलब तीनों के एक एक केसेस में करा दूंगा मैं। सबसे पहले फॉर इंडिविजुअल सीरीज में थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक्स मुझे यहाँ दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, ये हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या था बच्चा, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। अब हमें निकालना है Q1, मीडियन नहीं, Q1 निकालना है। Q1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाय 4। n कितना था, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू आ रही है 10/4, दैट मीन्स 5/2, राइट, दैट मीन्स 2.5। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये जो वैल्यू निकालनी है ना, इसको निकालने का मैं आपको एक बेस्ट वे बता रहा हूं। अभी तो 2.5 को सेकंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल सकते हो, लेकिन हो सकता है क्योंकि क्वार्टाइल्स में वैल्यू डिवाइड बाय 4 है तो 0.25 या 0.75 भी आ रहा हो। तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा वे क्या है, सेकंड टर्म 2.5 के लिए प्लस 0.5 ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कितनी है बेटा यहाँ पे, 8 प्लस 0.5 ऑफ थर्ड टर्म कितनी है, माइनस सेकंड टर्म। 10 - 8 इज 2 इंटू 0.5, 1। आंसर कितना आ रहा है, 9। क्लियर, कोई डाउट? ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, जो भी वैल्यू आपकी निकलनी है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये 0.5 है। अगर ये 0.25 होता तो मैं 0.25 लेता। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू 21 के बाद 23 भी होती, स्टार बना के 23 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और Q1 निकाल रहा हूँ फिर से। अब Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन n+1 डिवाइडेड बाय 4। n कितना हो गया बेटा, 10 टर्म्स हो गई टोटल, 9 ऊपर लिखी हुई थी और एक ये हो गई, ये है ना, 9 टर्म्स ये थी, एक टर्म ये है, 10 टर्म। 10+1 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 11/4। 11/4 इज 2.75 आ गया। यस, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेकंड प्लस 0.75 ऑफ थर्ड माइनस सेकंड। अगर यही वैल्यू 6.75 आ रही होती लेट सपोज, तो क्या हो जाता फॉर्मूला, अगर ये निकालना होता तो सिक्स्थ टर्म प्लस 0.75 ऑफ सेवेंथ माइनस सिक्स्थ टर्म। क्लियर, कोई डाउट? यही चीज हमारे को इसमें इंडिविजुअल में थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ती है, बाकियों में इतना कुछ नहीं। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस इजीली सॉल्व हो जाता है। जो प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपकी इंडिविजुअल में, क्वार्टाइल के लिए भी, डिसाइल के लिए भी, और परसेंटाइल के लिए। बट डिसाइल एंड परसेंटाइल इस लेवल पे नहीं आते, वो कॉन्टिन्यूस के लिए ही पूछे जाते हैं।
डन, कर लिया नोट किया। नाउ नेक्स्ट, यही सीरीज का एक मैं बड़ा क्वेश्चन अब करा रहा हूँ फॉर कॉन्टिन्यूस। चलो एक डिस्क्रीट करते हैं, फिर एक बड़ा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस के लिए करते हैं। एक्स और एफ दिया हुआ है, सबसे पहला काम क्या है बच्चा? सी एफ निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताते जाओ क्या क्या होगी। 4, 10, 18 एंड सबसे पहले निकालना है Q1। क्या होगी Q1 की वैल्यू? इट्स n प्लस वन डिवाइडेड बाय 4, यानी 31 डिवाइडेड बाय 4। 31 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ रहा है? 7.75। कहाँ होगा? इस सीरीज में होगा। तो क्वार्टाइल 1 मेरे लिए डायरेक्टली क्या हो गया? 8। अब अगला क्या निकालना है? Q3। Q3 का फॉर्मूला क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ n प्लस वन बाय 4। हाँ जी बेटा, निकाल लेना, सेम ही है वो भी। इंटू 3 किया, इसकी वैल्यू आ रही है 23.25। 23.25 कहाँ बिलोंग करेगा इसमें? तो हमारा Q3 क्या हो गया? इसी तरीके से अगर मुझे डिसाइल पूछे जाए, इसमें मुझे पूछा गया D3 निकालो, बता सकता है कोई D3 का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड, 3 टाइम्स ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय 10। D7 निकालना हो तो 7 टाइम्स ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय 10। अगर P30 निकालना हो, P30 परसेंटाइल 30, क्या फॉर्मूला होगा? 30 ब्रैकेट में n प्लस वन डिवाइडेड बाय 100। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? n की वैल्यू है 30, 30 प्लस वन इज 31, 31 बाय 10, 31 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 9.3। 9.3 कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसी में। तो D3 की वैल्यू भी कितनी हो गई है? राइट, तो कोई भी वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, और ये वैल्यूज आपको आगे जाके क्वार्टाइल्स डेविएशन वगैरह में कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्वार्टाइल डिसाइल डेविएशन वगैरह में। अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इजी है, मुश्किल है? सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लिया? अगला करें आगे। नाउ द लास्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर मीन मीडियन, मीडियन के केस के लिए। और आज मैं आप लोगों को इसके भी क्वेश्चंस शेयर करूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है सेंट्रल टेंडेंसी के, उस सारे क्वेश्चंस आज आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दे रखी है, कुछ भी ले लो, 7, 9, 13, 11 एंड 10। सबसे पहला काम सी एफ निकालना, तीनों केसेस के लिए यही होता है। दैट विल कन्वर्ट 7, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्या निकालना है इसमें हमें? Q1। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा? n/4। वेरी गुड, इसमें प्लस वन नहीं आता। n कितना है? 50। 50/4 कितना हो जाएगा बच्चा? 12.5। 12.5 कहाँ बिलोंग कर रहा है इसमें? अब मुझे Q1 की रेंज मिल गई है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मुझे Q1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा Q1 के लिए, कोई बता सकता है? मीडियन वाला सेम फॉर्मूला लगेगा, L प्लस, वहां पे n/2 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू, सेम तो है। लोएस्ट वैल्यू क्या है इस ग्रुप की? 10। n/4 कितना आया था? माइनस सी एफ कौन सा होगा? प्रीवियस वाला 7 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 9 इंटू क्लास इंटरवल 10। सो वैल्यू हमारी क्या बन गई? 12.5 माइनस 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 10। सो टोटल वैल्यू इज 16.11। मेरे लिए क्या आ गया? Q1। इसी तरीके से अगर Q3 निकालना हो तो बच्चा,
3n/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 37.5। 37.5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस वाले में? क्या आ जाएगा बताओगे कोई? फॉर्मूला क्या बनेगा? L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू, सेम फॉर्मूला ही तो है। अब इसमें लोएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा? प्लस 3n/4 कितना है? 37.5 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10। तो आंसर इज 37.5 माइनस 29 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 30। तो आंसर इज 37.73 अप्रोक्स। एनी प्रॉब्लम? अब इसी में उन्होंने बोला आपको D4 निकालो। बता सकता है कोई कैसे निकलेगा? क्या कंडीशन होगी? यस, इट्स कन्वर्ट इनटू अ 4n डिवाइडेड बाय 10। तो वैल्यू कितनी हो गई? 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू आ रही है 20th टर्म। 20th टर्म कहाँ बिलोंग करेगी बच्चा? इस वाले में। फॉर्मूला क्या होगा D4 का? D4 का फॉर्मूला क्या होगा? इट्स L प्लस 4n/10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। लोएस्ट वैल्यू विल बी 20 प्लस 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10। 20 minus 16 divided by 13 into 10 plus 20, answer is 23.08 approx। प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली सॉल्व होता है, मीन मीडियन मॉड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती। बट यस, हमें स्पीड भी इंप्रूव करनी है। क्वेश्चन तो हो जाएंगे बट हमें 2-3 मिनट 4 मिनट लगा के सॉल्व नहीं करने। वी हैव टू सॉल्व विद इन 30 सेकेंड्स। ये क्वेश्चंस एग्जाम में 30 सेकेंड्स में सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए कम से कम मिनिमम 50-60 क्वेश्चंस आपको सेम टॉपिक के सेम टाइप के प्रैक्टिस करने हैं इस केस में। क्लियर? कोई डाउट इसमें? निकालवा दूं एक परसेंटाइल? चलो एक कर लेते हैं, 65 P65। क्या होगा बताओ फॉर्मूला इसका? 65 n डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो गया? 65 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू आ रही है 32.5 कहाँ बिलोंग करेगा? 40 वाले में, इसी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा P65 का? L प्लस 65n/100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू, लोएस्ट वैल्यू क्या थी बेटा उस कैटेगरी की? 30। सी एफ कितना लेंगे उसके लिए? 29। और फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। तो वैल्यू इज 32.5 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 11 इंटू बाय 10 प्लस बाय 30। आंसर विल बी 33.18 अप्रोक्स। क्लियर? कोई डाउट? सिंपल कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा सा भी टाइम लेंगी। थोड़ा सा साफ साफ करना पहले 2-3 क्वेश्चंस, उसके बाद ट्राई करना कि जितना कम पेन पेपर यूज कर सको। नाउ नेक्स्ट इज मॉड। मॉड इज मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। मीन डायरेक्ट एवरेज के लिए यानी मैथमेटिकल एवरेज के लिए यूज होता है। मीडियन क्लास हाइट्स वगैरह के लिए यूज होता है कि पूरी क्लास की कितनी हाइट्स है, तो मिड वाली वैल्यू में जो बंदा खड़ा उसकी हाइट कैलकुलेट कर लो। हाइट्स वगैरह के केसेस में हम मीडियन यूज कर लेते हैं। मॉड यूज होता है इलेक्शंस वगैरह के रिजल्ट के टाइम पे। कोई विन कर रहा है या कोई लूज कर रहा है कैसे पता चलता है?
वोटिंग से किस पार्टी को कितने सपोर्टर्स हैं वही उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों के पास मोड जो होता है वो मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होता है, जो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में बड़े आराम से पता चल जाता है। इंडिविजुअल में यस, mod value is 12 because mod is most repeated frequency and in this equation 12 जो है वो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हम लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 6, 8, 10, 12, 15 और वैल्यू दे रखी है यहाँ 12, 17, 21, 19 एंड 15। यस, mod is 10। वेरी गुड। व्हाई? यस, फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि वो वैल्यू कितनी बार आ रही है। फर्स्ट 6 कितनी बार आ रहा है? 12 टाइम्स आ रहा है। 8 17 टाइम्स आ रहा है। 10 सो 10 जो है वो सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है, दैट्स व्हाई मॉड वैल्यू क्या हो गई? 10। क्लियर? कोई डाउट? फ्रीक्वेंसी से ही इजीली जज हो जाता है। एंड द लास्ट सीरीज जो है हमारे पास वही सबसे मेन सीरीज है एंड दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये हमें गिवन है। मॉड विल बी इन बिटवीन 20 to 30। व्हाई? बिकॉज 12 इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो आ रही है वो किस में आ रही है? वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आ रही है 20 to 30 में, तो मुझे ये तो पता है कि मॉड इन दोनों के बीच में कहीं होगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है और उसके लिए आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे F1 दोगे, उसके ऊपर जो भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, F0 होगी और उसके नीचे जो भी लिखा हो वो हमारे लिए F2 होगी। और उसके बाद हम एक मॉड का फॉर्मूला यूज करते हैं। मॉड इक्वल होता है लोएस्ट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू आई। इसको मॉडिफाई करके लिखा गया है। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो है ये L प्लस मॉडुलस ऑफ F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ F1 माइनस F0 प्लस मॉडुलस ऑफ F1 माइनस F2 इनटू आई। कॉलेज में जब यूज करोगे तो वो ये यूज करो। अभी आप ये डायरेक्टली अप्लाई करा सकते हो। मॉड कितना है बच्चा यहाँ पे? 12। अब अगर हम इस सीरीज की बात करें, इसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 20। F1 कितना था बेटा? माइनस डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 24 माइनस 8 माइनस 10 इंटू 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4। ऊपर आ रही है वैल्यू 40, नीचे कैलकुलेट करते हैं 28 माइनस 8 माइनस 10, नीचे आ रही है वैल्यू 6। ऊपर कितना बच रहा है? 40 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आया उसे प्लस करना है 20 से, तो आंसर कितना आ रहा है? 26.67। दिस इज व्हाट वी कॉल, नोट कर लो फास्ट। एक्चुअल में जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे ना ग्रुपिंग केस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ऑल्दो हम सीए के केसेस में ग्रुपिंग वाले अप्लाई नहीं करते, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ग्रुपिंग वाला केस आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस भी कम है। नोट कर लिया? ये कर लो आराम से। डन। नाउ नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड। मीन मीडियन एंड मॉड में रिलेशन होता है, बट ये रिलेशन कब होता है? व्हेन द सीरीज इज सिमेट्रिक, डेटा इज सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक डेटा अगर आपको मेंशन है, वैसे किसी भी डेटा को आप ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक नहीं मान सकते। अगर हमें मेंशन है कि डेटा सिमेट्रिक है, तब आप अप्लाई करा सकते हो कि मॉड जो होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, याद है, 3 माइनस, बट लिख लो साथ में बट ओनली इन केस ऑफ सिमेट्रिक डेटा। तब ये फॉर्मूला अप्लाई करा सकते हो, अदरवाइज कोई फॉर्मूला हमारा इनके उसमें नहीं है, राइट। सिमेट्रिक का मतलब होता है जिस हिसाब से बढ़ रहा हो उसी हिसाब से रिड्यूस हो रहा हो, जिसे हम बेल शेप कंडीशंस कहते हैं। बट आप लोगों को भी सिर्फ ये समझना है कि सिमेट्रिक डेटा होना चाहिए। मेंशन होगा, आपको डेटा नहीं चेक करना उसमें, आपको मेंशन है कि इफ द डेटा इज सिमेट्रिक, मीन इज समथिंग, मॉड इज समथिंग, फाइंड मीडियन, तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करा सकते हो। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चंस कई बार आए गए हैं, कई बार आप लोगों से ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर। अब दो खतरनाक वैल्यूज पे आते हैं, जीएम एंड एचएम। सबसे पहले बात करता हूं मैं हार्मोनिक मीन, कि जीएम का तो सिर्फ एक फॉर्मूला है और जीएम के क्वेश्चंस कम आते हैं, एचएम के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। हार्मोनिक मीन हम एक्चुअल में स्पीड डिस्टेंस के केसेस में अप्लाई कराते हैं मोस्टली। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां से चंडीगढ़ गया, ठीक है, मेरी जाते हुए जो स्पीड थी वो 80 थी और वापसी पे मैं 60 की स्पीड पे गाड़ी चला के आया। क्या मेरी एवरेज 70 आई? यस और आंसर इज, रीजन क्या है कि एवरेज आपकी सेम कब आएगी, जब आपने 60 की स्पीड पे भी सेम आवर्स गाड़ी चलाई और 80 की स्पीड पे भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहां से अगर मैं चंडीगढ़ का डिस्टेंस मांगता हूं 240, जाते हुए मैंने कितने की स्पीड पे गाड़ी चलाई है, 80 की स्पीड पे मैंने गाड़ी चलाई है। कितने आवर्स गाड़ी चलाई होगी, 3 आवर्स में पहुंच गया हूँ। और वापसी पे कितने की स्पीड पे गाड़ी चलाई है, 60, तो कितनी आवर्स में पहुंचाऊंगा? क्या दोनों का एवरेज सेम है? 3 आवर्स कम चलाई है, 4 आवर्स ज्यादा चलाई है ना गाड़ी, तो एवरेज 60 के 70 कैसे हो जाएगी? अगर मैं ये कहूं कि मैंने 4 घंटे गाड़ी चलाई है 60 की स्पीड पे, 4 घंटे गाड़ी चलाई है 80 की स्पीड पे, या 1 आवर गाड़ी चलाई है मैंने 60 की स्पीड पे, 1 आवर गाड़ी चलाई है 80 की स्पीड पे, यस देन एवरेज इज 70, क्योंकि बेस सेम था। यहाँ बेस सेम नहीं है, एंड दैट्स द रीजन। अगर आपको कभी भी कोई ट्रेन का क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन है दिल्ली टू मुंबई जाती है 80 की स्पीड पे और वापस आती है 60 की स्पीड पे, एवरेज निकालो। गाड़ी है 30 की स्पीड पे जा रही है, 40 की स्पीड पे वापस आ रही है, एवरेज निकालो। तो हम उसमें डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, एचएम। एचएम क्योंकि इन सब चीजों को ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। मैं इसे मीन के थ्रू भी निकाल सकता था, कैसे? 60 के स्पीड पे गाड़ी चली है 4 घंटे, 80 की स्पीड पे गाड़ी चली है 3 घंटे, यही कह रहा है। टोटल गाड़ी कितनी चली है, 7 आवर्स। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 480, यही डिस्टेंस कवर हुआ है। तो 480 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, कितना आ रहा है, 68.57, ये मेरी एवरेज आ रही है, ठीक है ना एवरेज। तो एचएम में मुझे इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। मेरे लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है एचएम का, याद है किसी को एचएम का फॉर्मूला? इट्स एन अपॉन सिग्मा ऑफ 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4। सिग्मा मतलब समीशन ही हो गया, वो समी लिख दिया मैंने, राइट। अभी हम कितने टर्म्स की बात कर रहे हैं, दो। दो टर्म्स के लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/60 प्लस 1/80।
और क्योंकि हम दो सीरीज लेके चल रहे हैं, लेट सपोज इफ द वैल्यू इज ए एंड बी, तो हम फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। एलसीएम ले सकते हैं इसका, यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, क्लियर, कोई डाउट? तो यहाँ पे आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करा सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 60 80 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 2 into 60 into 80 divided by 140, answer is 68.57, which is same as जो हमने डायरेक्ट निकाला था, राइट? तो एचएम कब यूज होगा, हाँ जी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा व्हेन द बेस इज नॉट सेम। बेस अगर डिफरेंट है, यू हैव टू यूज हार्मोनिक एचएम, जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन के बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मीन। जीएम जो है वो एक्चुअल में लॉग यूज करके सॉल्व होता है। लॉग क्या होता है पता है? लॉग ना कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, लार्ज कैलकुलेशंस को, जो हमारी डेंसिटी कैलकुलेशंस होती हैं, डेंसाइट कैलकुलेशंस होती हैं, उनको इजी करने के लिए यूज होता है। लार्ज कैलकुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, लार्ज कैलकुलेशंस लाइक मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी की बात कर रहा हूँ, बहुत लार्ज हो जाएगी। मैं यहाँ पे किसी भी फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो लार्ज कैलकुलेशंस में डायरेक्टली मीन निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कैलकुलेटर भी हाथ खड़ा कर देता है। कैलकुलेटर की भी तो एक लिमिट है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए लॉग यूज करते हैं। 2016-17 से पहले आप लोगों को लॉग टेबल प्रोवाइड की जाती थी और प्रॉपर जीएम के क्वेश्चंस आते थे, बट लॉग वाली जो फॉर्म है वो आप लोगों के सिलेबस में, मतलब लॉग टेबल देनी बंद कर दिया अब उन्होंने। तो अब ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आती है। तो जीएम का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू टिल xn तक, और पावर होती है 1/n। लॉग से इस वैल्यू को सॉल्व करना इजी होता था। अब आप लोगों को दो या मैक्सिमम 3-4 वैल्यूज ही पूछी जाती हैं। 2 डिजिट्स होंगी मैक्सिमम, 3 डिजिट्स होंगी जिसका आपको, या 4 डिजिट्स होंगी जिसका आपको जीएम निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि मुझे बोला गया 3, 6, 8 एंड 12 का जीएम कैलकुलेट करो, तो मेरे लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू द पावर 1/4। क्या हो जाएगी वैल्यू, 3 into 6 into 8 into 12, वैल्यू कितनी आ रही है, 1728 आ रही है। पावर क्या निकालनी है, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 इंटू 1/2। तो एक बार रूट निकाला और उसके बाद एक और बार रूट निकाला, आंसर है 6.45 अप्रोक्स। राइट, तो डायरेक्टली आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो और कंडीशंस निकाल सकते हो। हाँ जी बेटा, तो फिर रूट निकालना सिखाऊंगा उसको, 3 डिजिट में भी आप रूट निकाल सकते हो। हाँ जी बेटा, मैं लिख रहा था 3 डिजिट आएंगी, 4 आएंगी, या मैक्सिमम 4 तक ही आएंगे और कोई नहीं। राइट, और इसको सॉल्व करने का सिंपल सा वे ये है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एएम जीएम एंड एचएम की, तो इनमें आपस में रिलेशन होता है। एएम जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है जीएम से और ग्रेटर होता है एचएम से। एएम इज ग्रेटर देन जीएम एंड ग्रेटर देन एचएम। और इसकी जो कंडीशन होती है जीएम का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है एएम इंटू, तो आप लोगों को कई बार वैल्यूज दे रखी होती हैं,
फाइंड एच एम, निकाल सकते हैं। आंसर इज 5.3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू एच एम। करना क्या है, 5.3 इंटू इक्वल जो भी आ रहा है डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज एच एम विल बी 4.68। क्लियर, कोई डाउट? समझ आ गया? राइट। अब एक मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें मीन मीडियन के बारे में उन्होंने पूछा हो कैसे निकालना है। कॉन्टिन्यूस सीरीज का बड़ा क्वेश्चन है। ये हमें गिवन है, इसमें हमें मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, और मीडियन निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 5, 15, 25, 35, 45। और सी एफ क्या आ गया, 6, 18, 35, 50 एंड 60। सबसे पहला काम मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या था बच्चा? सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, 60 निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। एफ एम निकालने के लिए 5 इंटू 6 एम प्लस, 15 इंटू 12 एम प्लस, 25 इंटू 17 एम प्लस, 35 इंटू 15 एम प्लस, 45 इंटू 10 एम प्लस। मेमोरी रिकॉल करी, वैल्यू आ रही है 1610, और उसको डिवाइड किससे करना है, 60 से। आंसर आ रहा है 28.83। मीन आ गया। अगला क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए क्या करना होता है, n/2, 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 30। इसमें बिलोंग कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दूं, 20 प्लस 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 10। क्या 26 आ रहा है, सिग्मा एफ एम 26.83 है, सॉरी 8.8। नाउ इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 17 इंटू बाय 10 प्लस 20, 27.05। 05 या 0 से अप्रॉक्स। कितनी देर लगी निकालने में दोनों, लेकिन जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, ट्राई करो कि थोड़ा सा पहले प्रॉपर वे से करो, पहले 4-5 क्वेश्चंस, और उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करो कि सिर्फ कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते जाओ। राइट। सेंट्रल टेंडेंसी में टोटल हमारे पास दो रिलेशंस आते हैं, एक मीन मीडियन मॉड का। मीन मीडियन मॉड का रिलेशन कब अप्लाई होता है, व्हेन द डेटा इज सिमेट्रिक। और दूसरा रिलेशन आता है हमारे पास ए एम जी एम एच एम का, जी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम। ये कब अप्लाई होता है, व्हेन ए एम इज ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। यही कंडीशन है, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा, नॉट एग्जिस्ट आएगा अदरवाइज रिलेशन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? राइट। सेंट्रल टेंडेंसी में इतना ही है। सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों को बस डेटा की वैल्यूज के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इक्वेशन बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माइंड में रखना, सेंट्रल टेंडेंसी में चेंजिंग इन ओरिजिन एंड चेंजिंग इन स्केल का दोनों का फर्क पड़ता है। राइट। इसीलिए कई बार हमें ना इक्वेशन दी जाती है, हमें कहा गया 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 100, और हमें दिया गया y इज इक्वल्स टू 10। मीन ऑफ y, मीन ऑफ x फाइंड आउट करना है।
तो क्या करें, मैं सीधा सीधा y के बदले 10 डालने वाला हूँ। y के बदले 10 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 30, 30 उधर गया 70 हो गया, 70 डिवाइडेड बाय 5 इज 14। तो मेरे लिए मीन ऑफ y कितना हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का भी फर्क पड़ने वाला है, प्लस माइनस का भी फर्क पड़ने वाला है, राइट। हमें x निकालना है, तो एक्चुअल कर क्या रहे हैं हम, x को एक जगह रख रहे हैं, इसको उठा के उधर ले गए, 100 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ y। कोई प्रॉब्लम, कर क्या रहे हैं, y में माइनस 3/5 कर रहे हैं और उसके बाद प्लस करा रहे हैं 10/5। मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो ना, इतना सब देखना क्यों है। क्लियर, कोई डाउट, समझ आया ये। सेंट्रल टेंडेंसी में इन इक्वेशंस बेस्ड के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो आपकी सीए की बुक दे रखी है उसमें थोड़ा उसका थ्योरेटिकल पार्ट होगा, वो पूरा पढ़ लेना। और ऑलरेडी मैं शेयर भी कर चुका हूँ सेंट्रल टेंडेंसी की शीट, जिनको नहीं मिली मैं दोबारा भेज देता हूँ। आप सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो, और मेरी वाली बुक के वो भी हैं, और प्लस सीए वाली बुक भी आपके पास है, थ्योरी पार्ट उसमें भी काफी अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद मैं आप लोगों को आज 15-20 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ फॉर मीन मीडियन मॉड, हो सकता है ज्यादा ही हो। ठीक है, तो ट्राई करो उसको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके लेके आ रहे हो आप। ठीक है, कोई डाउट। सेंट्रल टेंडेंसी का मैं नेक्स्ट वीक टेस्ट प्लान करूंगा, तो मेक श्योर कि तब तक आप लोगों का सारा कंप्लीट हो चुका हो, राइट। शेयर कर रहा हूँ।